नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में दो मामलों में दो ऐसी टिप्पणी आई है जिसको लेकर बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। एक तो बीते दिनों बिहार में जो एक के बाद एक पुल पुलियाएं ध्वस्त हुई हैं, उनको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ 65% बिहार सरकार ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें क्या हुआ उसको लेकर भी बिहार की सियासी माहौल में गर्माहट बढ़ी हुई है। तो एक एक कर दोनों खबरों पर बात करेंगे। पहले पुल पुलियाओं के गिरने को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और इस ऑडिट वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और NHAI से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब करना और उस पर बिहार की सियासत में भूचाल आना, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए जरा। बिहार की सरकार की सारी एजेंसियां ध्वस्त हो गई हैं। खासकर निर्माण कार्यों में देखिएगा तो पुल उद्घाटन से पहले धड़ाम धड़ाम गिरता है, भवन गिर रहा है, अपराध चरम सीमा पे चल गया है। लूट हत्या बलात्कार पे चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10वां बार कैसे हो। लेकिन जनता इस बात की समझ गई है कि यह सरकार ड्रेल हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार फेल है। इसलिए कल समस्तीपुर में देखे कि एक सप्त क्रांति ट्रेन का आधा डब्बा आगे आधा डब्बा पीछे, उसी प्रकार से बिहार चल रहा है। बिहार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब ये मान लिया कि भ्रष्टाचार हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, बिहार सरकार से कहा है कि जितने पुल गिरे हैं सबका ऑडिट करा करके जांच कराइए और जो पुलिये अभी कमज़ोर हैं, तो लग रहा है कि वो भी गिरेंगे तो उनको पूरी तरह से ध्वस्त करके नया बनाया जाए। लेकिन लूट हुई है, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये सरकार लूट मचाई हुई है। देखिए, पुल जो गिरे हैं वो अधिकतर पुले उम्रदराज हैं, 80 वर्ष पहले बने, 1934 अंग्रेज के ज़माने में बने और MLA MP के कोटे से जो पुल निर्माण हुआ है वैसे ही पुल गिरे हैं। जो आपदा आई, पानी आया, उसके झोंक से ऐसे पुल गिरे हैं। वैसे सरकार सतर्क है, इन चीज़ों को देख भी रही है और जहाँ जिनकी गलती हुई है उस पर कार्रवाई भी कर रही है। चलिए, तो ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप की आग जो कुछ समय के लिए मध्यम होती है, एक हवा का झोंका आता है और वो आग फिर से भड़क उठती है, बयानबाजी का दौर तेज हो जाता है। इस बार वो हवा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उठी। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक और सत्ता पक्ष के कुछ नेता बता रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने के पुल थे वो गिर रहे हैं, तो जो निर्माणाधीन ध्वस्त हुए हैं उनकी जांच हो रही है, उचित कार्रवाई भी की जा रही है। अशोक जी, पुलों को लेकर एक बार फिर बयानों का दौर चल रहा है। देखिए, अगर पिछले 2 महीने के अंदर आप देखें तो 17 से ज़्यादा पुल ध्वस्त हो चुके हैं। पहली बारिश में ही अनेक ऐसे पुल बह गए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी तो प्रकृति का कहर समझ रहे हैं, मात्र 16% बारिश हुई है और पूरे राज्य में सिर्फ किशनगंज को छोड़ करके सभी जगह वर्षा जो है सो अनुपातिक रूप से कम हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस तरह से तेज़ी से पुलों का धाराशाही हुआ, उससे कहीं न कहीं सियासत को हवा मिली और सियासत को हवा ही नहीं मिली, एक दहशत सा माहौल बन गया कि कहीं न कहीं पुलों के निर्माण में कुछ खामी रह गई है या ठेकेदार अभियंताओं के बीच लूट का ऐसा संबंध है कि कोई भी पुल अब महफूज नहीं है। इसको लेकर के एक रिट याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दिया और चिन्हित किया गया कि कौन कौन से पुल किन किन जो ध्वस्त हुए हैं वो किस योजना से बने हैं। तो अधिकांश पुल जो राज्य सरकार ने पाया है
उसमें पाया है उसने कि ये पुलें या तो अंग्रेजी के ज़माने की बनी हुई थी या फिर ये विधायकों का जो फंड होता है सांसदों का, उनसे बनाया गया था, या कुछ पुलें ऐसी हैं जिनके नदी जोड़ो योजना के तहत नदियों के जो गाद निकाले गई या उनसे जो मिट्टियाँ निकाली गई, जिसके चलते वो कमज़ोर हो गया। लेकिन जो भी कारण जो भी रहा, बिहार सुर्खियों में आया, समूचे देश में सुर्खियों में आया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर हुई और उसमें कहा गया कि जो बिहार में पुलों का निर्माण और उसका रख रखाव है वो सही तरीके से नहीं है, जिस वजह से पुल लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं। जो ये याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पुल निर्माण निगम के, ग्रामीण कार्य विभाग के और फिर ग्रामीण सड़क विभाग के, इन सबों को नोटिस किया है और उनसे अद्यतन स्थिति ही नहीं मांगी है। ये भी मांगा है कि आखिर पुलों के रख रखाव के लिए राज्य सरकार ने क्या नीति बनाई है और उसके मेंटेनेंस के लिए क्या किया जा रहा है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट में ने उस पर संज्ञान लिया है। देखना है कि इसको लेकर के, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो अब कोई नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इस पर निश्चित रूप से जिन विभागों के पुल टूटे हैं उनके अधिकारी में हड़कंप है और राज्य सरकार भी कोशिश करेगी कि समय रहते ही ऐसी एक योजना बनाए। चूँकि नीतीश कुमार ने ही योजना बनाई, पहले सड़कों का निर्माण होता था और उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं होती थी। अभी राज्य में जितनी भी सड़कें बनाई जा रही है उसी एजेंसी को सड़क के मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी दे रही है। यानी कि अगर आप बिहार में कोई सड़क बनाते हैं तो 3 साल या 6 साल तक उस पर सड़कों की देख रेख भी आपको करनी पड़ेगी। पहले होता था एक तरफ से सड़क बनते जाती थी और दूसरी तरफ से सड़क टूटता जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने ये मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई है। पुलों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी राज्य सरकार की क्या कहती है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा और हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई पुल ध्वस्त ना हो। जी बिल्कुल अशोक जी, एक और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है जिसको लेकर बयानबाजी चल रही है, तो पहले अपने दर्शकों को वो बयान जो आ रहे हैं जिस पे सरकार घिर रही थी और उस पर सत्ता पक्ष के सदस्य किस तरह से बचाव कर रहे हैं, एक बार वो सुनिए। और वो मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुनिए जरा क्या बयान आ रहे हैं। जो सारे मतलब गरीब लोग मुख्यमंत्री जी और एनडीए के पक्ष में हैं, इससे ये विचलित हैं, परेशान हैं, सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ रहे हैं। जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि इसको अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। हमने विधानसभा में भी कहा था कि हम लोग, जो उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है, उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने अपील की है और हम लोग आज अगर उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश नहीं भी दिया है और पूरी सुनवाई के बाद वो आदेश करना चाहते हैं तो उनको अधिकार है। देखिए, विपक्ष कैसे कह सकती है कि मंशा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने ये काम किया है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, हाईकोर्ट ने रोक लगाई, फिर हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं हटाया है, तो फिर आगे जब सुनवाई होगी तो हमारी सरकार मजबूती के साथ इस मामले के पक्ष को रखेगी। इसके लिए तो हमारी सरकार ने ही ये निर्णय लिया है, 50 से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। विपक्ष के कहने से नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए, तो इस पहलू को भी संपादक अशोक मिश्रा से समझने का प्रयास करेंगे। अशोक जी, एक और तो कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया है आरक्षण बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को, और सत्ता पक्ष कोशिश कर रही है कि हम संविधान का भी संरक्षण प्राप्त कर लें 9वीं अनुसूची में डलवाकर। अभी तो सहयोगी हैं केंद्र में, विपक्ष घेर रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। जातीय गणना को लेकर के समूचे देश में बिहार ने एक नज़ीर पेश किया था और उसी जातीय गणना के आधार पर 9 नवंबर 2023 को विधानसभा में बिल पेश किया गया और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। इसमें पिछड़े, अति पिछड़े और SC ST के आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया।
राज्य सरकार ने जो विधानमंडल में ये विधेयक पेश किया, राज्यपाल ने तुरंत उसकी मंजूरी भी दी। जिस बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि वो आरक्षण की समर्थक नहीं है, लेकिन बीजेपी उस समय विपक्ष में भी थी, फिर भी राज्यपाल ने उस समय उस पर मुहर भी लगाई। पास भी हुआ, मुहर भी लग गया, कानून भी बन गया और उसका तुरंत राज्य सरकार ने नियुक्तियों में ये कानून लागू भी कर दिया। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस कानून को ही सिरे से खारिज कर दिया। ये नहीं है कि उसमें खामियां दिखी, वो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर के कहा कि ये आरक्षण की सीमा संविधान सम्मत नहीं है। फिर राज्य सरकार हाईकोर्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि तत्काल पहले हाईकोर्ट ने जो फैसले लिए हैं उस पर आप स्टे लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करने का निर्णय लिया और सितंबर महीने में इस पर सुनवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दीपक कि ये फैसला राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2025 में चुनाव होने हैं, नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि 2025 के सितंबर तक ही चुनावी अधिसूचना जारी हो जानी है, यानी कि मात्र 1 वर्ष बचे हैं और उसमें सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस ही होगी। वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे और लंबा खींचे। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाह करके भी जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली है और विभिन्न विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल चुकी है। कुछ विभागों में तो अब अंतिम लिस्ट प्रकाशित होना है। वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार नए आरक्षण नीति के तहत उसमें बहाली नहीं कर सकती और पुराने आरक्षण नीति को अगर लागू करती है तो विपक्ष बैठा हुआ है। वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार बैकफुट पर आएगी। इसमें अब नीतीश को भी मोदी का ही सहारा है, मोदी नाम केवलम आप कह सकते हैं, और इसके लिए हमको पीछे चलना पड़ेगा। जयललिता जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जयललिता की सरकार ने वहाँ आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था और उसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, चूँकि जयललिता उसमें मुख्य फैक्टर थी, तो उन्होंने उस आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल कराया गया था। तो 9वीं अनुसूची में शामिल होने से फिर यह मामला कोर्ट में नहीं जाने की संभावना रहती है और अगर कोर्ट में ये मामला जाता भी है तो उसमें लगता है कि कहीं न कहीं संबंधित राज्य सरकारों को बचाव का अवसर मिल जाता है। तो अब तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं खारिज किया, उसके पहले राज्य सरकार चाहेगी कि नीतीश ने घोषणा भी की है विधानमंडल में, तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास भेजा है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस सरकार के पार्टनर नीतीश कुमार भी हैं, क्या उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करती है। चूँकि कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई और केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया और नहीं हुआ और उस आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वैसी परिस्थिति में अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश जी की बातों को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, क्या 9वीं अनुसूची में शामिल होती है। जी कितनी बातें मांगेंगे, विशेष राज्य का दर्जा अभी मानना बाकी ही है, ये 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मामला फिर आ गया है, कितनी बातें मानेंगे। अब प्रेम और सियासत दोनों में सब कुछ जायज है और यही वजह है कि चूँकि हालांकि नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं है कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में 2025 में चुनाव हो और एनडीए की सरकार न बन करके फिर नीतीश कुमार उधर चले जाएं या एनडीए को बहुमत न मिले। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक जो मजबूरी है वो सब कुछ कराती है और चुनावी फतह हासिल करने के लिए नेता सीमा का अतिक्रमण ही नहीं करते हैं, सीमा को समाप्त कर देते हैं। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार यानी कि नीतीश सरकार अभी इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो कोशिश करेगी कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए ताकि ये आरक्षण जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, जो विधेयक लाया है, जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, वो पूरी तरह से लागू हो सके। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने दर्शकों को कहेंगे कि कम से कम सितंबर तक इंतज़ार कीजिए, देखिए आगे होता है क्या। फिलहाल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को जोर से लेकिन धीरे से झटका लगा। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पर झटका लगा है, पुलियाओं के मामले पर सरकार घिर रही है, तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखना दिलचस्प है कि सरकार कितनी मजबूती से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखती है, जिसका हवाला सत्ता पक्ष के नेता दे रहे हैं, और फिर बिहार सरकार इन आरोपों से कितना पाक साफ निकल कर आती है। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुख करेंगे झारखंड का, जहां विधानसभा में अनुपूरक बजट गहमा गहमी और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच पास करा लिया गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।